नमस्कार। मैं इस वक्त हमारे साथ गामा सिंह जी हैं। राजनीतिक विकास और बलिया के सम्मान की हमेशा चर्चा भी होती है कि कैसे विकास हो बलिया का, मंच से या फिर गोष्ठी के माध्यम से या अधिकारियों के साथ एक योजना के माध्यम से बलिया के विकास की बात उठती है। लेकिन बलिया 1942 से बात करें या 47 से बात करें, बलिया विकास में क्यों पीछे रहा, आज़ादी के बाद भी बलिया को विकास का प्लेटफार्म नहीं मिला, उसको लेकर बात करते। चूँकि गामा जी बहुत इस चीज़ों में रुचि लेते हैं और चूँकि भरत सिंह जब यहाँ सांसद बने 2014 में, उसके पहले विधायक भी थे, मंत्री भी थे, तब से आप जुड़े हैं, इसलिए आपसे बात होगी कि बलिया को किस तरह का विकास चाहिए जो नहीं हो पाया, कैसे होगा, इसकी प्लान क्या होनी चाहिए। जी, पहली बात तो सर नमस्कार, मैं आपसे मिल रहा हूँ। नमस्कार रोशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इसके लायक हमको समझे कि मैं अपना विचार आपसे साझा कर सकता हूँ। ये सच है कि मैं बलिया के एक जीवट वाला नेता, जिसको माननीय मोदी जी जुझारू भरत सिंह के नाम से संबोधित किए थे जब यहाँ उज्ज्वला योजना का उद्घाटन करने आए थे, और मैंने 22 साल उनके साथ अपना गुजारा है, अपना समय बिताया है और बहुत कुछ सारी चीज़ों को मैंने उनसे सीखा है, देखा है, जिसका अनुभव मुझे है। आपका सवाल है बलिया का विकास। देखिए, बलिया एक बहुत ही ऊर्जावान भूमि है रोशन जी। बलिया में सब कुछ है जिसकी कल्पना यहाँ के बाहर के लोग नहीं कर सकते हैं। बलिया ने जयप्रकाश नारायण से लेके माननीय चंद्रशेखर जी से लेके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, केदारनाथ सिंह, कोई ऐसा फील्ड नहीं है। आदरणीय शुक्ला जी हैं, करनई के वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक हैं विदेश में। हर एक फील्ड में आप चले जाइए। डॉक्टर संजय राय जो एम्स में, जिनका कोविड वैक्सीन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में चले जाइए, DU में चले जाइए, BHU में चले जाइए, बलिया के प्रोफेसर अच्छे अच्छे पदों पे हैं। विदेशों में अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बलिया के लोग हैं। बहुत ऊर्जा है हमारी भूमि में, लेकिन बलिया विकास में पिछड़ गया। इसका एकमात्र कारण जो मुझे लगता है कि बलिया से जो बाहर की लीडरशिप है, वो चाहे आप चंद्रशेखर जी को ले लीजिए, जयप्रकाश जी को ले लीजिए, चाहे जो भी लखनऊ में राज्य स्तर पर भी जो बलिया के नेता उभरे हैं, एक भय रहता है उनके अंदर, मानसिक भय रहता है बलिया के नेताओं के प्रति, और वो दिखता है। जैसे ही आप किसी माननीय मंत्री या शीर्ष नेतृत्व के चैम्बर में जब बलिया का नेता घुसता है तो उनकी फेस रीडिंग चेंज हो जाती है। मैंने ऐसा अनुभव किया। दूसरा, जो विकास की बात कर रहे हैं कि बलिया में विकास क्यों नहीं हुआ, देखिए, विकास के लिए बहुत जीवट चाहिए, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैंने माननीय भरत सिंह जी को देखा है जब वो दोआबा से बरिया से विधायक थे। एक सड़क के लिए, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, एक प्राथमिक स्कूल के लिए कम से कम 10 बार उस विभाग के मंत्री के यहाँ, उस विभाग के सचिव के यहाँ जाना पड़ता है। उस विभाग के जो जिले का मुखिया है उसके यहाँ जाके पैरवी करनी पड़ती है, तब जाके वो कार्य धरातल पे क्रियान्वित होना पड़ता है। इतना आप संघर्ष आपको करने की अगर क्षमता है, तब आप बलिया जैसी जगह विकास करा सकते हैं। जो सबसे गुड़ बात है कि जिससे आपको मांगना है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो, जिससे मांगना है, वो भी कहीं ना कहीं से विधायक और सांसद है, वो आदमी भी सांसद है। पहले वो अपने क्षेत्र को फुलफिल करता है, उसके बाद अगर धन बचता है तो आपके संघर्ष पे, आपके कैसे आप उस आदमी को मोबिलाइज कर ले जाते हैं अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, तब जाके वो धन, वो परियोजना आपके जनपद में आ पाती है। इतना संघर्ष आपको करना पड़ता है। आप खुद देखे होंगे जब भरत सिंह माननीय विधायक थे या बलिया के सांसद थे, कितने मंत्रियों को उन्होंने बलिया लाया। एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दें कि जब रेल की बात चल रही थी, उस समय पीयूष गोयल जी थे और उसके पहले माननीय मंत्री थे मनोज सिन्हा जी, राज्य मंत्री थे, गाजीपुर से रेलवे के मंत्री थे। कितना टफ था काम कराना यहाँ पे, लेकिन उन्होंने ट्रेन की मांग की भरत सिंह जी ने कि बलिया से माननीय मंत्री जी डायरेक्ट ट्रेन दे दी दिल्ली के लिए। हम लोग को बक्सर से या मुगल सराय से ट्रेन पकड़नी पड़ती है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि देखिए भरत जी, ट्रेन वहीं से शुरू हो सकती है कि जहाँ पर वाशिंग पीठ हो। अब सोचिएगा कितनी मार्मिकता है इस बात में कि वाशिंग पीठ हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो ट्रेन बदल दीजिए, वाशिंग पीठ ही बलिया में बनवा दीजिए। भाई, गाजीपुर में वाशिंग पीठ है, छपरा में वाशिंग पीठ है, लेकिन उनका संघर्ष था कि बलिया में अगर वाशिंग पीठ बन जाता है तो हम या हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी वो ट्रेन की डिमांड करेगी, तो ये सवाल हट जाएगा कि वाशिंग पीठ नहीं तो ट्रेन नहीं चलेगी। और आज बलिया में वाशिंग पीठ बन गया
और कई ट्रेनें बलिया से उनके कार्यकाल में भी चली, माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी के कार्यकाल में भी चली। उन्होंने भी अच्छा विकास का खाका खींचा बलिया से। और मैं दोनों नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सदन में बलिया के सारे विषयों को, देखिए बलिया में विषय क्या है, जहां हमारा धन का दुरुपयोग होता है। सबसे बड़ा मुद्दा है एक बलिया का आम नागरिक होने के लिए बाढ़, जहां बहुत बड़े धन का अपव्यय होता है हम लोग के बलिया का। अब देखिए बाढ़ आज से नहीं है, और बिहार हमारे बगल में है, कोइलवर से लेकर बक्सर तक रिंग बाग आप देख रहे हैं। बिहार सेचुरेटेड है, बिहार का कोई खर्चा नहीं है, केवल उस बांधे का मरम्मत है। हमारे यहाँ कितने करोड़ रुपया, और एक राजनीतिक मुद्दा होता है यहाँ के विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, कि फलाना इतना लूट के लेके चले गए, फलाना ये कर लिए, इतना रुपया नदी में बह गया। बाढ़ प्रतिवर्ष आनी है, आपको रोक नहीं सकते हैं। अगर ये जीवटता होती तो जो भरत सिंह ने सदन में रखा था, और जिसके लिए माननीय अरुण जेटली जी से उनका हार्ट अटैक भी हो गया था, कि जयप्रकाश जी का जो गांव है, जयप्रकाश जी का जो सिताब दियारा है, वो मात्र 1.5 किलोमीटर रह गया था टूटने से बाढ़ में। और भोर 5 बजे माननीय भरत सिंह जी उनके आवास पर पहुंच गए। उनको बुरा लगा कि भाई सुबह सुबह आप मेरे दिनचर्या में खलल डाल रहे हैं। वो बोले कि मैं मान्यवर सांसद रख के क्या करूँगा बलिया का, जब जेपी का ट्रस्ट ही टूट जाएगा, ढह जाएगा बाढ़ में, तो मेरा सांसद रहने से कोई, तो ये जीवटता होती है। उसके बाद वो ट्रस्ट बचा, वहाँ पे परमानेंट बना। लेकिन अगर परमानेंट बांध बन जाता तो बहुत बड़ा सुरक्षा होती बलिया की, उतना धन कहीं अच्छे कार्यों पर खर्च होता। दूसरा है एक मुद्दा आप पढ़ते होंगे, आप मीडिया से जुड़े हैं, मीडिया में हैं, यूपी और बिहार के किसानों का झगड़ा। माननीय भरत सिंह जी ने 3 बार इस मुद्दे को उठाया, 3 बार इस मुद्दे को सदन में उठाया। माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी ने इस मुद्दे को उठाया, वो भी एक बहुत बड़े किसान है, वो भी इस चीज़ को झेलते हैं, बलिया किसान उनके दरवाजे पर भी जाते हैं। लेकिन सरकार ने कोई अच्छी पहल इसमें नहीं की। भाई दोनों, बिहार भी भारत का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश भी भारत का हिस्सा है, बलिया भी भारत का हिस्सा है, बक्सर भोजपुर भी भारत का हिस्सा है। इसका तत्काल निवारण हो जाना चाहिए। कितने लोगों की जानें चली गई, कितनी भूमि पड़ती रह जाती है, कितना किसान मेहनत से बीज डालता है, फसल कोई और काट ले जाता है। ये तो उसका बीच का रास्ता क्या होना चाहिए? ये बंटवारा है ऑलरेडी, किसी अच्छे तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार एक अच्छे आयोग का गठन करके दोनों तरफ के किसानों का सुझाव लेके और इसका बंटवारा कर देना चाहिए। अच्छा, ये स्तर किसके स्तर का मामला है? ये राज्य स्तर का मामला है। राज्य स्तर इसलिए, देखिए बिजली नहीं थी हमारे यहाँ, उस पार प्राणपुर 82 गांव है, जवही गांव है, हमारे यहाँ बैरिया में 2-3 गांव है जहाँ बिजली नहीं थी, जो नदी के उस पार है। लेकिन पहल हुई, यहाँ के नेताओं ने पहल किया, बिहार सरकार बिजली दे रही है। उनके कई गांव हमारे अंदर हैं, बलिया के उसमें पड़ते हैं, नदी के इस पार पड़ते हैं, उसको उत्तर प्रदेश सरकार बिजली दे रही है। तो अगर इच्छा शक्ति है तो कुछ भी हो सकता है। बात से राज्य सरकार इस पर अगर निर्णय ले तो जिला अधिकारी के माध्यम से रास्ता आसान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जिलाधिकारी तो जिले का सर्वा होता है। ये भी तो सकता है जिला अधिकारी अपने स्तर से इसको बना के शासन को भेजे। नहीं, 2 राज्यों का मैटर है, और जब तक उच्च स्तर से इस पे वो नहीं होगी, क्योंकि बिजली का है मैटर था, तो उत्तर प्रदेश शासन ने इस पे पहल किया कि हम आपको बिजली देंगे, आप मेरे गांव को दीजिए, उसका सब राजस्व सब चीज़ें होती हैं। तो ये तो होना ऊपर हो गया। किसानों की समस्या, बाढ़ की समस्या। दूसरा आप देखिए, हमारा बलिया चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। छोटे छोटे रोज बलिया के बड़े बड़े नेता बयान देते हैं, BHU है या गोरखपुर में एम्स बन गया, पहले से वहाँ पे सब कुछ है, चिकित्सा की सुविधा है, गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बन गया। और बलिया का जितना आज़ादी में जितनी सहभागिता है, भाई सब लोग आज अपना हक मांग रहे हैं ना, सबको अपना हक चाहिए। कोई अपने जात के नाम पे हक मांग रहा है, कोई अपने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के रूप में हक मांग रहा है, कोई बड़ा नेता है उसके लिए हक मांग रहा है। बलिया का आज़ादी के रोल में सब बहुत बड़ी भूमिका है। बलिया ने पूरे देश को मार्गदर्शन दिया है, और हमको अपना हक चाहिए। मेडिकल कॉलेज की बात है, माननीय भरत सिंह जी सांसद थे यहाँ से, सारा पत्रावली, माननीय भावनी सिंह खगड़ोत जी यहाँ पे जिलाधिकारी थे, सारा पत्रावली तैयार करके उत्तर प्रदेश शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया था। जमीन कब की बात है? गाजीपुर मेडिकल कॉलेज बना है, सब जगह जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज बना है वहाँ जिला चिकित्सालय में OPD चलती है, और रेजिडेंशियल शहर से बाहर कहीं बना है या शहर में, जमीन का कहीं झगड़ा ही नहीं है। आप इधर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, आप जमीन एक्वायर करके बना रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, जमीन एक्वायर करके बना रहे हैं, तो आप डॉक्टरों के रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स के लिए कहीं एक्वायर करके बना सकते हैं। या जनेश्वर मिश्रा सेतु बना है, उस पर 82 प्राणपुर जवही हमारा बलिया का गाँव है, इतनी अच्छी भूमि है, ठीक है, आप उसको एक्वायर करके वहाँ बना सकते हैं। हमारा अभी ग्रीन फील्ड बन रहा है
शहर से आगे हट के बन रहा है, उसके एरिया में आप अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं और ओपीडी आपका जिला चिकित्सालय सफिशिएंट है, सारे डिपार्टमेंट आपके चल सकते हैं। लेकिन वही है कि अब दिक्कत भगवान जाने कहाँ से आती है, और या तो अच्छी पैरवी नहीं हो पा रही है या ऊपर के लोगों का बलिया से पर ध्यान नहीं है। लेकिन वास्तव में बलिया पीड़ित है, इस मुद्दे पे बहुत पीड़ित है। मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का पढ़ा हूँ, जब पढ़ता हूँ कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज को डेमोलिश करके वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, पीड़ा होती है। ये नहीं, मेरी आपत्ति नहीं कि मेडिकल कॉलेज ना बने, लेकिन जिस कॉलेज ने, जिस स्कूल ने, जहाँ पे जिसका प्रवेश होता था, वो अपने को मतलब गौरवान्वित महसूस करता था कि मैं जीआईसी का छात्र हूँ, और जीआईसी ने अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, अभी एक यूनिवर्सिटी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ के वाइस चांसलर बने हैं, जीआईसी के पूर्व छात्र बने, अच्छे अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर जीआईसी ने दिया, प्रोफेसर दिया, आईएएस दिया, पीसीएस दिया। उसको आप डेमोलिश करके क्या पाना चाहते हैं? भूमि की कमी। बलिया में तो कहाँ फैक्ट्री है, कहाँ कुछ है कि इतना इंक्रोचमेंट है? मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की बात आपने कहा कि जिला अस्पताल को, महिला अस्पताल को, प्लस आगपुर सीतापुर हॉस्पिटल को अगर एक्वायर किया जाए तो इस पर मतलब ये ओपीडी के रूप में सफिशिएंट है, सारे डिपार्टमेंट की ओपीडी चल सकती है। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स चाहिए, रेजिडेंशियल बलिया के बाहर इर्द गिर्द कहीं चारों तरफ से आप तो जगह है, उधर भी बांध बन गया, आप एक्वायर कर सकते हैं, पूरब कर सकते हैं, पश्चिम कर सकते हैं। अच्छा, गंभीर समस्या क्या है? कोई बलिया का है कोई गंभीर समस्या? गंभीर समस्या है, चिकित्सा है, शिक्षा है, वो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। बाढ़ है, बलिया में है क्या? बलिया में तो विकास के इतने ऑप्शन है कि जो चाहे वो कर सकता है। अच्छा, बात होती है कि बलिया एक तरफ से पूरी प्रभावित है। बात करें दक्षिण छोड़, जो अपना दिशा है, दक्षिण दिशा, वो नदियों से घिरा है, वहाँ बाढ़ है, कटान है, समस्या है, और 3 दिशाओं में बलिया है, इसलिए जमीन की समस्या बताई जाती है। देखिए रोशन जी, आपको घुमाना है तो कहानी सुनाई जाएगी आपको। लखनऊ में जब हम लोग जाते थे, जनेश्वर मिश्रा पार्क, जनेश्वर जी के नाम पर पार्क बना है, आप सामान्य रूप से ऑटो में, बाइक से, कार से जाते थे, उस पर रुमाल रखना पड़ता था आपको मुँह में। सच है ना? जितने नाले बहते थे लखनऊ में, माननीय मायावती जी ने उधर बना दिया, इधर जनेश्वर मिश्रा पार्क बन गया। तो आप, हाँ, आपके पास इच्छा शक्ति है कि मुझे बलिया को विकसित करना है, मुझे बलिया को उसका रिटर्न देना है जो उसने देश को दिया है, तो कुछ भी बन सकता है। नदी को तो अच्छा, बनारस में घाट नहीं बना है, वहाँ गंगा जी नहीं है, इलाहाबाद में नहीं, लेकिन जिस दिन आप चाहें तो उस दिन हो सकता है। अच्छा, एक सवाल और है कि बलिया में गंगा और घाघरा बड़े बड़े आयोजन होते हैं, स्नान होते हैं, ददरी मेला, तमाम लोग डूब के मरते हैं, पता ही नहीं चलता है घाट का अभाव है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ गया वो। ऐसे में शासन को क्या करना चाहिए बचाव के लिए, और क्या परमानेंट घाट बनना चाहिए, गोताखोरों की या जल पुलिस की व्यवस्था बलिया में होनी चाहिए? देखिए, मेरा घर गंगा जी के किनारे है और बाढ़ प्रतिवर्ष आती है। एक बार कोविड आया तो कोरोना की बात चली कि क्वारंटाइन करना है लोगों को, मतलब अपने घर में आप पैक हो गए तो क्वारंटाइन हो गए। हम लोग प्रतिवर्ष बाढ़ में 2 महीने से 3 महीने क्वारंटाइन रहते थे, न हमारे घर कोई रिश्तेदार आता था, न हम कहीं गांव से बाहर जा पाते थे। गाय, मवेशी, खेती सब कुछ हो जाता था। तो बाढ़ तो है, अब रह गई जैसे उससे ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं सेल्फी लेने में, रेलवे लाइन पे, नदी के किनारे, कहीं चढ़ जा रहे हैं सेल्फी लेने के लिए, रील बनाने के लिए। तो ये तो शिक्षा का अभाव है कि हम अपने यूथ को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं कि उचित क्या है। भाई, नदी गंगा जी का नेचर है, गंगा जी कभी एक जगह नहीं स्थिर नहीं रहती हैं, वो अपना जगह बदलते रहती हैं। और गंगा जी में नीचे से कटान शुरू होती है। आप आज सुबह नहाने जाएंगे, वहाँ पर प्लेन जब भी निकल जाएंगे, पता चला वहाँ गड्ढा हो गया है। तो गंगा जी का नेचर है, वो है। तो अब उसमें अगर लोगों को जागरूक करें, वहाँ बोर्ड लगे, जागरूकता फैलाया जाए। हमें तैरना नहीं आता है तो हम पानी में न जाएं, ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बचाव के लिए क्या चाहिए यहाँ पे? क्या गोताखोरों की आवश्यकता है या जल थाना होना चाहिए जहाँ पे पुलिस व्यवस्था हो? देखिए, सब चीज़ को पुलिस नहीं रोक सकती है, सब चीज़ को थाना नहीं रोक सकता है। जागरूकता सबसे मुख्य मुद्दा है कि जागरूक किया जाए युवा पीढ़ी को कि आपके लिए ये उचित है। अगर आपको तैरना नहीं आता, आप ज़्यादा पानी में न जाइए, वहाँ पे बोर्ड लग जाए, वहाँ पे मार्कर लग जाए, घेराव हो जाए, ये ज़्यादा। पुलिस कहाँ पुलिस, आप किस चीज़ से पुलिस को रोकेंगे?
नहीं, जैसे कोई डूब गया, बचाने के लिए कुछ संसाधन यहाँ पे तो नहीं है, बाहर से आना पड़ता है लोग बचाने के, तब तो पता ही नहीं चलता लाश कहाँ गई। तो बिल्कुल ये तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। बाढ़ के समय पे होता है, लेकिन ऐसा एक सेंटर बनना। नदी, बड़ी बड़ी नदियाँ, वहाँ तो गोताखोर नदियाँ हैं, बलिया के दोनों तरफ नदियाँ हैं, तो वहाँ गोताखोर की परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आगजनी था, पहले केवल बलिया में फायर ब्रिगेड था, बैरिया में, रसड़ा में, नगरा में, इन जगहों पर नहीं था। धीरे धीरे बना और आज उसका लाभ मिल रहा है, तो इस गोताखोर की व्यवस्था होनी चाहिए। लास्ट सवाल मेरा ये है कि चूंकि आप जनता से जुड़े रहे हैं, क्या जनता का काम हो रहा है प्रशासन लेवल पे, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो अधिकारियों के हो, आप संतुष्ट हैं? आप अपनी नज़र बताइए। देखिए रोशन जी, सबसे बड़ी चीज़ होती है कार्य योजना का फॉलोअप। कोई भी अच्छी कार्य योजना है और आपने उसको लागू किया है, उसका धरातल पे अच्छे से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आज के मशीनरी का बहुत बड़ा मुख्य रोल है। चाहे कोई भी छोटी योजना हो, बड़ी योजना हो, उसका धरातल पे जो आपने स्वरूप दिया है, क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जनता ऑटोमेटिक आपसे खुश रहेगी। क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जो 100% क्रियान्वयन होना चाहिए आम जनता के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। चाहे किसी भी परियोजना को आप ले लीजिए, वो बहुत बड़ा हम लोग का वो है, ड्रॉबैक है। और उसको और थोड़ा सा मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए। जिनके पास पावर है, जिनके हाथ में ऑब्जर्वेशन है, उनको करना चाहिए कि जो सुविधाएं हैं वो आम जन तक आसानी से पहुंच जाए। होता क्या है कि एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन अधिकारियों के टेबल पर रहता है, इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से इस टेबल, लेकिन जब लोग थक जाते हैं तो शासन और प्रशासन को मतलब शिकायतें आती हैं, इससे सरकार की छवि खराब होती है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण आप ले लीजिए, थाना दिवस होता है, तहसील दिवस होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, रेगुलर होती हैं। आप खुद अपने अखबार में छापते हैं कि 230 समस्याएं आई, जिसमें से एक का निस्तारण या 2 का निस्तारण किया गया। ठीक है, अगला तहसील दिवस या थाना दिवस फिर होता है, तो पिछले जो 4 समस्याओं का समाधान निराकरण हो गया है, जो बाकी समस्याएं थी उनके बारे में न अखबार छापता है, न अधिकारी महोदय कोई बताते हैं कि इनका निराकरण हुआ कि नहीं हुआ। तो वो आदमी 3 बार 4 बार जाता है, वो बेचारा थक जाता है। तो ये होना चाहिए कि नहीं, जो 200 समस्याएं, 2 समस्याएं, एक समस्या पिछली बैठक में आई थी, उसका निराकरण किस स्तर पे हुआ कि नहीं हुआ, ये यहाँ हमको गैप लगता है, चाहे थाना दिवस हो, तहसील दिवस हो। आपके कहने में पिछली समस्याओं का उसका पूरा नहीं होता है, इसके बाद नई समस्या आ जाती है। नई समस्या आ जाती है और वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। वो पीड़ित जनता है, जो पीड़ित पब्लिक है, वो बेचारा घर थक के बैठ जाता है। तो होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि इसका ऑब्जर्वेशन हो, मॉनिटरिंग हो कि जो समस्या आई थी वो लास्ट तक पहुंची कि नहीं, उसका सोल्यूशन निकला कि नहीं निकला, ये भी डाटा आना चाहिए पब्लिक के साथ। उसका उत्साह, अगर गांव में 5 लोग समस्या लेके जिले पे आए या थाने पे गए, अगर उनका निराकरण मिल गया, तो जो अगला पीड़ित है वो उत्साह के साथ जाएगा कि भाई यहाँ पर तो न्याय मिलता है, सरल है। मतलब उनके फीडबैक भी होने चाहिए कि आपने जो समस्या दिया तो उसका समाधान हुआ कि नहीं, उनके पास जाना चाहिए, चाहे वो थाना जाए चाहे कोई और जाए, ताकि पब्लिक में मैसेज जाए कि विश्वास जगेगा, जनता में एक विश्वास जगेगा कि नहीं, सुलभ और न्याय उपलब्ध है। ये कमी रह जाए, ये कमी है। चलिए, बात हो रही थी आपसे गामा जी से, समस्याएं तमाम हैं, बस समाधान करने वाला व्यक्ति चाहिए। जनता कैसे खुश रहे और जनता दरबार कैसे खुशहाल रहे, और जो भी शासन की नीतियां हैं, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो सीधे जनता से जुड़ी हैं, वो सीधा लाभ कैसे मिले, इस पर सरकार को, शासन और प्रशासन को, ख़ास तौर पे नौकरशाहों को सोचना चाहिए कि जो हमारे टेबल पर, जो हमारे पास समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं का निस्तारण हुआ या नहीं। यदि हुआ तो इसको भी अखबार के माध्यम से बताना चाहिए कि इतनी समस्याएं आई और इन लोग के माध्यम से इन लोगों ने बताया कि ये समस्या का समाधान हुआ। हम आज के शासन और प्रशासन से बेहद खुश हैं। नमस्कार।